गुड इवनिंग। कैसे हैं बाबू आप लोग? सर बढ़िया हैं, बिल्कुल फिट हैं। बेटा पहले एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी लास्ट लेक्चर में, मैं बता दूं, आ जाइए। लास्ट लेक्चर में मिस्टेक हमसे क्या हुई थी बेटा, मैंने यहाँ पे 8th लेक्चर डाल दिया था। 8th यहाँ पे मैंने 8th लेक्चर डाल दिया था, अगर आपको याद हो तो। वो रॉन्ग था बेटा, यहाँ पे 9th लेक्चर होगा। कौन सा होगा? 9th। जो मैंने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुरू किया था, फटाफट से जुड़ जाइए। तो बेटा कैपिटल हो गया था, रेवेन्यू की बात करने जा रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ बेटा कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग, ठीक। तो बेटा पिछली क्लास मेरी 9th हो गई, ये क्लास मेरी हो गई 10th, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे कोई एसेट है, अगर उस एसेट के इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए कोई एक्सपेंस करते हैं, इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए कोई एक्सपेंस करते हैं, उसको कहते हैं बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक। जैसे बेटा केसीसी की बिल्डिंग है, एक फ्लोर बना हुआ है, इसमें बेटा 100 बच्चे बैठते हैं। ऊपर मैंने बेटा एक फ्लोर और बना दिया, ऊपर मैंने एक फ्लोर और बना दिया, उसमें भी कितने बैठ जाएंगे? 100। तो बताओ इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? सर होगी। तो ये एक्सपेंडिचर क्या होगा बेटा? कैपिटल। तो जो एसेट के इफिशियंसी को इंक्रीज कर दे वो कैपिटल, लेकिन जो एसेट के इफिशियंसी को मेंटेन कर दे, उसको क्या बोलेंगे बेटा? रेवेन्यू। जो एक्सपेंस सच एक्सपेंडिचर विच या सच एक्सपेंडिचर मेंटेन इफिशियंसी ऑफ द एसेट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो एसेट की इफिशियंसी को मेंटेन करे वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, वो हमारा क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है बेटा। जैसे सर बेटा इस बिल्डिंग का हमको पेंटिंग कराना है, बिल्डिंग में थोड़ी थोड़ी चीजें, पुट्टी जो पुट्टी होती है वो निकल गई थी, तो मैंने पुट्टी लगा दिया, पेंटिंग करा दिया, थोड़ा सा कुछ चीजें करा दी। अब बताइए मुझे, इस पेंटिंग से या वॉल पुट्टी कराने से क्या हमारे क्लास की कैपेसिटी 2 से ज़्यादा हो पाएगी? 200 से? नहीं सर, पेंटिंग से और वॉल पुट्टी से हमारी इफिशियंसी बढ़ेगी नहीं, लेकिन बिल्डिंग की इफिशियंसी मेंटेन रहेगी। तो अगर इफिशियंसी मेंटेन करने के लिए कोई एक्सपेंस होता है तो उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और भी बातें हैं बेटा, डे टू डे के ऑपरेशन में, डे टू डे के ऑपरेशन, जो बिजनेस का ऑपरेशन होता है उसमें जो भी एक्सपेंडिचर होता है, उसमें जो भी एक्सपेंडिचर होता है उस एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, डे टू डे के ऑपरेशन में। या बेटा ऐसे एक्सपेंस जो विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड में, 1 अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपायर्ड हो जाएं, 1 अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपायर्ड हो जाएं, उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। बात समझ में आ रही? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये है बेटा कि ऐसे एक्सपेंस जिनका बेनिफिट हमें एक अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है,
या ऐसे एक्सपेंस जो हमारी एसेट की इफिशियंसी को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। जैसे बेटा बाइक है, तो हमने बाइक परचेज किया, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन बेटा कुछ दिन बाद हमें उसमें ग्रीसिंग करना पड़ता है, उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है, तो सर्विसिंग कराने से उसकी इफिशियंसी मेंटेन होती है। ऐसा नहीं कि बाइक में हमारी इफिशियंसी, बाइक में जो उसका मीटर होता है, स्पीड मीटर होता है, मान लो वो 200 तक है। अब ऐसा नहीं कि आपने सर्विसिंग करा दिया तो वो जो है 400 तक चला जाने लगेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो सर्विसिंग होता है, जो रिपेयर होता है, ये बार बार क्यों हो रहा है, जो मेंटेनेंस होता है वो हमारी एसेट के इफिशियंसी को मेंटेन करता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो मेरे साथ साथ लिखो मीनिंग। रेवेन्यू expenditure refer to those expenditure which incurred for day to day operation, ये पहला बुलेट। दूसरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंस मेंटेन द efficiency of asset. Revenue expense maintain the efficiency of asset, या the benefit of revenue expenditure, the benefit of, लिखते रहिए बेटा, revenue expenditure is expired within one accounting period। ठीक, एक अकाउंटिंग पीरियड में इसका जो बेनिफिट है वो क्या हो जाता है बेटा, एक्सपायर हो जाता है। ठीक, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल रिपेयर एंड सर्विसिंग ऑफ एसेट आफ्टर पुट टू यूज। चीजों को ध्यान रखना बेटा, बिफोर पुट टू यूज अगर कुछ कराते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, आफ्टर पुट टू यूज कराते हैं बेटा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिएगा। अगर बेटा आप लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हर एक बात को आपको अच्छे से समझना है। ठीक, ओके। ना लिखिए बेटा, पेमेंट टू सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस का पेमेंट। अगला लिखिए, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसमें और कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए डेप्रीसिएशन ऑफ एसेट, वो आ जाएगा बेटा आपका। कंज्यूमेबल स्टोर्स आ जाएंगे आपके। ठीक, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। लिख लीजिए यहां तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चले बेटा आगे, एक एग्जांपल मैं अपने से कराना चाहता हूँ बेटा। बेसिकली सारे बच्चे गलत कर देते हैं कभी इस एग्जांपल में। जैसे बेटा हमने एक मशीन परचेज किया, मशीनरी परचेज फॉर ₹10 लाख। थोड़ा बेटा ये एग्जांपल इरिलेवेंट है, बट मैं बस मेरा पर्पस जो है 10 लाख, वो बस थोड़ा सा आपको कुछ स्पेशल देने का है। 10 लाख है, ये एक्सपेंस कौन सा होगा? अरे सर ये तुच्चा वाला सवाल पूछते हैं, कैपिटल। आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद हमने मशीन को रिपेयर कराया, और रिपेयर में बेटा 8 लाख रुपए खर्चा हो गया। ये एक्सपेंस क्या होगा? कैपिटल होगा कि रेवेन्यू होगा? बच्चा कह रहा है सर रेवेन्यू होगा। गुड, यही चीज समझना है। ठीक, मान लीजिए बेटा हमने 4 साल बाद मशीन दूसरा ले लेते हैं, मशीन के रिपेयर पे एक्सपेंस किया। अरे कहाँ जा रहा है? मशीन के रिपेयर पे एक्सपेंस किया बेटा 10 लाख। आप कहोगे सर 10 लाख का मशीन है, 10 लाख रुपए आप खर्च कर दे रहे हैं, ये इरिलेवेंट एग्जाम्पल है। मैंने कहा बिल्कुल एग्जाम्पल इरिलेवेंट है, बट आप बताओ रेवेन्यू होगा कि कैपिटल? बच्चा कह रहा है सर बट ऑब्वियस सी बात है रेवेन्यू। हम ये नहीं देखेंगे कि अमाउंट क्या है, हम ये देखेंगे पर्पस क्या है। पर्पस क्या है? टू मेंटेन द इफिशियंसी या टू इंक्रीज द इफिशियंसी। तो रिपेयर मेंटेन करने के लिए बनाता है, इंक्रीज करने के लिए नहीं बनाता। तो बट ऑब्वियस ही बात है, ये मैंने गलत एग्जांपल लिया। मैंने बस एक पर्पस ये था कि कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे मालूम है कि ये एग्जांपल मैंने रॉन्ग ऑप्ट किया है। ठीक, चलिए ठीक, थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, इजाजत है। अब अगला लिखिएगा बेटा सी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? होता बेटा ये एक्सपेंस ही है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो मोर देन 1 ईयर ही मिलता है। होता मतलब एक्सपेंस ही है, होता एक्सपेंस ही है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो हमें मोर देन 1 ईयर मिलता है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26 में ये लिखा हुआ है कि ऐसे एक्सपेंस या ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंस, उन्होंने मेंशन किया है कि ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंस जिनका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा का मिले मुझे, उसे आप क्या बोलोगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलोगे। ठीक, तो ऐसे एक्सपेंस जिनका हमें बेनिफिट 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा मिले। अब बच्चा मेरा कंफ्यूज हो जाता है कि सर अभी कुछ देर पहले पिछली क्लास में आप बताया था कैपिटल के बारे में भी तो आप यही बोले थे कि जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिले वो कैपिटल है। डेफर्ड में भी बोलो जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिले वो क्या है? डेफर्ड है। हाँ बेटा, वहाँ पे एसेट परचेज की बात हो रही है, यहाँ पे हम एसेट परचेज की बात नहीं करते। पहले माइंड में सोच लीजिए, यहाँ पे हैवी एक्सपेंडिचर विच बेनिफिट अवेल फॉर द 2-3 years, मैक्सिमम 2-3-4 years इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सुनिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिए।
नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और आप बेटा सौभाग्यशाली हैं कि सीए फाउंडेशन मिला आपको देने के लिए। नहीं, पहले जब सीपीटी होता था तो सीपीटी में रिजल्ट कम जाता था सीए फाइनल का, बिकॉज सीपीटी बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप का होता था, टिक करके कभी कभी वो भी बच्चे पहुंच जाते थे जो उसकी काबिल नहीं होते थे। लेकिन फाउंडेशन देने के बाद ये तय हो जाता है कि आप फाइनल तक पहुंचेंगे, ये तय है कि फाइनल तक पहुंचेंगे, क्योंकि सबके ग्रेड, फाइनल का तो थोड़ा एक्सट्रीम लेवल होता है, लेकिन फाउंडेशन इंटरमीडिएट अब एक जैसा कर दिया उन्होंने। ठीक, ओके। हाँ बेटा, मैं बात कर रहा था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो मैं ये कह रहा हूं कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलता है। तो ये दोनों पॉइंट में बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किसे डेफर्ड माने और किसे कैपिटल माने। बेटा कैपिटल में आप कोई एसेट परचेस करते हो, डेफर्ड में आप एसेट नहीं परचेस करते, आप हैवी अमाउंट कर देते हो एक्सपेंडिचर का, वो डेफर्ड हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं। बेटा एक ग्लो साइन बोर्ड होता है जिसको न्यून साइन बोर्ड भी बोलते हैं, न्यून साइन बोर्ड, या बेटा साइन बोर्ड कर देते हैं। जो बिजनेस में साइन बोर्ड लगता है, आप देखते होंगे बाहर साइन बोर्ड लगता है जिसमें लाइटिंग वाइटिंग लगी रहती है, जो विजिबल होता है। बेटा उस साइन बोर्ड का बेनिफिट हमें बेटा कम से कम 3 साल तक मिलता है, 2 से 3 साल तक मिलता है, 1 साल में वो खराब नहीं होता। तो ऐसे एक्सपेंस को क्या आप 1 साल में डालना उचित है? नहीं। इसी एक्सपेंस को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको क्या बोलते हैं बेटा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, इस चीज को समझिए। जैसे बेटा क्या हुआ कि मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा था, तो प्रोडक्ट लॉन्च करते टाइम पे हमने हैवी एक्सपेंडिचर कर दिया ऑन एडवर्टीजमेंट। अब बेटा उसका जो बेनिफिट जो है हमें 2-3 साल तक मिलेगा, 4 साल भी मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एडवर्टीजमेंट किस क्राइटेरिया में था। अगर आपने पैम्पलेट्स, लीफलेट्स, आउटलेट टाइप की चीज़ें छपाई होंगी तो वो 1 साल में ख़त्म हो जाएगा, 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपने ग्लो साइन बोर्ड बनवाया, ठीक, आपने बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए, आपने वॉल पेंटिंग कराया, जिसका ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा है, तो उसको आप बोलोगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हम कोई एसेट, अब आप अपने साइन बोर्ड को एसेट मान लीजिए, ये मेरा एसेट है, कल को फिर बहुत बड़ा रकम दे के जाएगा, ठीक, तो आप उसे एसेट नहीं मान सकते। अगर एसेट आप मान रहे हैं तो रॉन्ग है। तो बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट के रिगार्डिंग होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट के रिगार्डिंग नहीं होता। डेफर्ड रेवेन्यू बेसिकली देखो, डेफर्ड प्लस रेवेन्यू ही डेफर्ड बन जाता है जब उसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा हो जाए, 1 साल से ज़्यादा हो जाए। तो ये एक्सपेंस के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो डेफर्ड होगा कि वो रेवेन्यू होगा, वो डेफर्ड होगा कि रेवेन्यू होगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको कि प्रीपेड एक्सपेंडिचर को कभी भी, प्रीपेड एक्सपेंडिचर को डेफर्ड नहीं मानेंगे, ये गलती मत करिएगा। कुछ लोग प्रीपेड एक्सपेंस को भी डेफर्ड मान लेते हैं। तो लिखना स्टार्ट करिएगा मेरे साथ साथ डेफर्ड के बारे में मीनिंग। लिख लो भैया बाबू, लिखने की भी आदत डालो, लिखो मीनिंग। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर refer to that expenditure that is for the time being
टाइम बीइंग और deferred from being charged against profit। बेटा यही लाइन इसको डेफर्ड बनाती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटा कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को डायरेक्टली हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं रख सकते, ठीक। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर टू दैट एक्सपेंडिचर दैट इज फॉर द टाइम बीइंग, जो कि टाइम की वजह से, या डेफर्ड फ्रॉम बीइंग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने की वजह से, दोनों की वजह से ये डेफर्ड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी रुके रहिएगा, लिखिए मत। साइन बोर्ड या हैवी अमाउंट incurred for new product, तो ऐसे एक्सपेंस को क्या बोलेंगे बेटा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा कुछ बातें आप समझ लीजिए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ कंपनीज एक्ट में प्रोविजन बनाए गए। बिफोर कंपनीज एक्ट 2013 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अपना एक अलग हेड होता था, जिसका नाम होता था मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। पहले जो है वो कहाँ पे दिखाया जाता था बेटा? मिसलेनियस। मान लो ये एसेट हो गया, एसेट में एक पार्ट बना देते थे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, और उस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के नीचे हम क्या दिखा देते थे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम शो कर देते थे। क्लियर है? लेकिन बेटा अब जो कंपनीज एक्ट है उसमें चेंज हो गया है। कंपनीज एक्ट हमारा क्या कहता है? लिखिएगा, इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ कंपनीज इन शेड्यूल थर्ड, in schedule 3rd this head has been removed, hence any deferred expenditure is so in the balance sheet with non-current or current asset, non-current or current asset depending upon the period of amortization। तो कहता है बेटा कंपनी के केस में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हेड को हटा दिया गया, मतलब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को हटा दिया गया। अब बेटा ये या तो नॉन करेंट एसेट हेड में जाएगा, या तो बेटा किस हेड में जाएगा? करेंट एसेट में जाएगा, दोनों में चला जाएगा।
जाएगा किस पे बेटा, पीरियड ऑफ अमर्टाइजेशन। अमर्टाइजेशन का जो पीरियड होगा उसके बेसिस पे जाएगा और किसी के बेसिस पे नहीं। जो पीरियड ऑफ अमर्टाइजेशन होगा उसके बेसिस पे ये जाएगा। लेकिन याद रखना ये बात किसके लिए बोला गया, इन केस ऑफ कंपनीज, मतलब बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में जैसे था वैसे ही रहेगा, जहां पे दिखाते थे वहां पे दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जहां पे था वहीं पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में जहां पे जिस हेड में आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को दिखाते थे वहीं पे दिखाओगे। लेकिन कंपनी के केस में अब एसेट के दो ही पार्ट होते हैं, नॉन करेंट या करेंट, तो दोनों में से आप किसी में दिखा सकते हो। ये बात डिपेंड करती है बेटा पीरियड ऑफ अमर्टाइजेशन, अमर्टाइजेशन पे डिपेंड करती है। ओके ओके बेटा, ठीक, तो इतनी बातें आप लिख चुके होंगे। आइए जरा बेटा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, मेरे साथ 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 दीजिएगा। पेपर लेके आते हैं आपके लिए। आई होप बेटा दिख रहा होगा, लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो कैपिटल है, वो रेवेन्यू है, वो डेफर्ड रेवेन्यू है। बेटा ये क्वेश्चन आप कॉपी मत करिएगा, क्वेश्चन या तो लिंक में होगा, अगर लिंक में नहीं होगा बेटा तो इस नंबर पे हमसे पीडीएफ मांग लीजिएगा, 94 लिख लीजिए नंबर, हमसे पीडीएफ मांग लिया करिए, 9451506506। उस पर आप अगर कोई दिक्कत रहा करे तो पीडीएफ मांग लिया करिए, इससे टाइम बचेगा बेटा, ठीक है। तो अगर बेटा कैपिटल होगा तो आप लिखना सी, रेवेन्यू होगा तो आप लिखना आर, डेफर्ड रेवेन्यू होगा तो आप लिखना डी आर, डेफर्ड रेवेन्यू होगा तो आप लिखना डी आर, सही है। तो सी आर और डी आर लेके चलना। आइए जरा देखिए, पढ़े, लिखना नहीं बेटा, सुनना है केवल, कुछ प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस होने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक। अच्छा बेटा, कैरेज ऑफ ₹7,500 स्पेंट ऑन मशीनरी परचेज एंड इंस्टॉल। एक लाइन दिया बेटा, परचेज एंड इंस्टॉल, मैं यहां पे बता दूं आपको बेटा, बिफोर पुट टू यूज, बिफोर पुट टू यूज अगर कोई एसेट एक्सपेंस इनकर्ड करते हैं तो वो एक्सपेंस क्या कहलाता है बेटा, कैपिटल। अब देखो एसेट इंस्टॉल होना है तो एसेट इंस्टॉल होने के बाद पुट टू यूज होता है, इंस्टॉलेशन से पहले पुट टू यूज नहीं हो सकता। तो इंस्टॉल वर्ड आया इसलिए बेटा क्या होगा, ये कैरेज जो है 7,500 मशीनरी के परचेज पे और इंस्टॉलेशन पे है। अच्छा बेटा यही कैरेज, सुनिएगा, यही कैरेज आफ्टर इंस्टॉलेशन हो जाए, आफ्टर पुट टू यूज हो जाए तो वहीं रिपेयर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो बिफोर पुट टू यूज कैपिटल, आफ्टर पुट टू यूज, यस माय डियर, ठीक, रेवेन्यू। देखो वर्ड क्या यूज किया, सुनना, हैवी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। हैवी को फोकस मत करना, हैवी को फोकस मत करना, फोकस किस चीज को करना है बता रहे हैं। 20,000 स्पेंट ऑन द लॉन्चिंग ऑफ कंपनी न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट को फोकस करना। अगर बेटा न्यू प्रोडक्ट के लॉन्चिंग में हमको एडवर्टीजमेंट अमाउंट एक्सपेंस कर रहे हैं तो बेटा ये हमारा होता है डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक, क्लियर है यहां तक, ओके। ₹200 पेड फॉर सर्विसिंग, देखो क्या लिखा बेटा, सर्विसिंग। हमने कहा था सर्विसिंग चाहे तुम जितना हैवी अमाउंट का करा लो,
चाहे जितना कम अमाउंट का करा लो। होगा क्या बेटा, रेवेन्यू। पूरा पढ़ लें सर। ₹200 पेड फॉर सर्विसिंग द कंपनी व्हीकल इंक्लूडिंग ₹50 पेड फॉर चेंजिंग द ऑयल, पेड फॉर चेंजिंग द ऑयल। ठीक, हमने उसको पेड किया है ऑयल चेंज करने के लिए। तो बेटा सिंपल सी बात है, तुमको भी मालूम है ये क्या होगा, रेवेन्यू। ठीक, बढ़े आगे बेटा। नेक्स्ट, आप भी बोलते रहिए, ठीक है, आप बोलते रहेंगे ना तो मजा आएगा थोड़ा। ज़्यादा देर तो नहीं हुआ होगा, आधा घंटा हुआ होगा, तो ज़्यादा देर की क्लास तो हुई नहीं ना। अरे अभी तो बहुत टाइम है, चलो अभी 1-2 हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन, देखो वर्ड क्या लिखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट कॉस्टिंग 1,95,000 एट द फैक्ट्री प्रोमाइसेस। बेटा अगर आप बेसमेंट बनवा रहे हो, बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मेंटेन नहीं इंक्रीज होगी, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होगा, कैपिटल। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको बताना है बेटा, बताइए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ये आपको बताना है। 2 ही चीज पूछ रहा है, कैपिटल और रेवेन्यू। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ₹50,000 स्पेंट टुवर्ड्स एडिशन टू द मशीनरी। लिखा क्या बेटा, मशीनरी में कुछ चीजें ऐड कराई गई या कुछ चीजें एडिशन टू मशीनरी रहा। अब बता बेटा ये कैपिटल है कि रेवेन्यू है। फिर से लैंग्वेज सुनना, मशीनरी के साथ ऐड कराया गया। बेटा अगर वो मशीनरी के साथ ऐड हुआ है तो मशीन ही होगा, कोई पार्ट होगा मशीन का, यस या नो। तो उस पार्ट को जब तक मशीन रहेगा तब तक वो पार्ट रहेगा, तो इस चीज को बोलेंगे बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, अब देखिए बेटा लिखा है, सेकेंड हैंड मोटर कार परचेज एंड स्पेंट ₹20,000 फॉर रिपेयर्स इमीडिएटली। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था बेटा कैपिटल में कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं सेकेंड हैंड, तो उसमें एक कॉमन थॉट क्या है कि खरीदने के बाद अगर आपके पास अगर कार की सारी चीज़ें सही हैं तो फिर आप क्यों पैसा लगाओगे। लेकिन अगर खरीदने के बाद उसमें आप कुछ पैसा लगा रहे हो, तब बेटा उस पैसे को बेटा हम बोलते हैं, बोलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो याद रखिएगा बेटा ये रिपेयर कैपिटल तभी होगा जब वो क्या हो, सेकेंड हैंड कार। अगर आप न्यू कार खरीद रहे हो तो रिपेयर हमेशा बेटा पुट टू यूज के बाद लिया जाता है, पुट टू यूज के पहले नहीं होता भाई, पुट टू यूज के पहले नहीं होता। तो इस चीज को ध्यान में रखना। और कॉमन सी बात है बेटा, जैसे एक 90% थॉट्स की बात करें तो अगर बेटा हम कोई चीज परचेस कर रहे हैं और वो चलने योग्य है तो उसमें पैसा क्यों लगाएंगे। ठीक, फिर बोला बेटा कैरेज 15,000 स्पेंट ऑन मशीनरी परचेज एंड इंस्टॉल। आपको मालूम है, बता चुके हैं, कौन सा होगा बेटा, कैपिटल होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेटा इसमें भी कैपिटल बताना है, रेवेन्यू बताना है। ठीक, चलिए चले बेटा आगे बढ़े, सुनेगा। कह रहा पेड बिल ₹10,000 ऑफ मिस्टर कुमार who was engaged as the erection engineer to set up a new automatic machine costing 20,000 at the new factory site। बेटा जब कोई एसेट परचेज करते हैं तो उस एसेट को परचेज करने के बाद पुट टू यूज़
एसेट को यूज़ करने से पहले जितने भी एक्सपेंस लगेंगे, कैरेज, वेजेस, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ऑपरेटर, इवन जो ऑपरेटर आता है जो सिखाता है आपको, अगर वो ऑपरेटर या कोई इंजीनियर आप आके उसको बता रहा है तो उस इंजीनियर के भी चार्जेस, सैलरी या रेम्यूनरेशन ऐड होते हैं एसेट की कॉस्ट, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें कब होनी चाहिए? पुट टू यूज़ के पहले, ठीक भाई, पुट टू यूज़ के पहले। तो क्या मानेंगे? कैपिटल। इवन बेटा एक बात मैं बता दूं आपको, थोड़ा हैवी हो जाएगा लेकिन सुन लीजिएगा। जो एसेट होता है, कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिनका ट्रायल रन करना पड़ता है। जब आप ट्रायल करते हैं तो उस ट्रायल में होने वाला एक्सपेंस भी कैपिटल माना जाता है, क्योंकि ट्रायल का मतलब प्रोडक्शन नहीं हुआ, ट्रायल के बाद के प्रोसेस को प्रोडक्शन कहेंगे। तो ट्रायल का भी एक्सपेंस जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एसेट की कॉस्ट में जाके जुड़ जाता है, ध्यान रखिएगा। incurred 26,000 expenditure on varied advertisement campaign undertaken yearly on regular basis during the peak festival season, during the peak festival season। कह रहे बेटा 26,000 करते हैं रेगुलर बेसिस, वर्ड क्या यूज किया है? रेगुलर बेसिस फेस्टिवल सीजन। जैसे होता है ना बेटा, दिवाली पे आप देखते हैं बड़े बड़े कैंपेन चलते हैं, बैनर लगाया जाता है, होर्डिंग लगाया जाता है, तो ये हर साल होने वाले प्रोसेस हैं। ऐसा नहीं कि एक बार दिवाली पे कर दिया तो 7 साल वही चीज़ें चलती रहेंगी, नहीं। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया बेटा रेगुलर बेसिस पे, इसलिए इसको क्या बोलोगे बेटा? रेवेन्यू, ठीक। In accordance with the long-term plan for providing a well-equipped labor welfare center, spent 90,000 being the budget allocation for the year 2010, ठीक। बताइए जरा आप इसको, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है बेटा इन अकॉर्डेंस विद द लॉन्ग टर्म प्लान, वर्ड ही यूज कर लिया, 1-2 साल का प्लान नहीं है, क्या है? लॉन्ग टर्म, लंबे अवधि तक, ऑफ प्रोवाइडिंग वेल इक्विप्ड लेबर वेलफेयर सेंटर बनाना है। वेल इक्विप्ड लेबर वेलफेयर सेंटर, जिसके लिए हमने कितना खर्च किया? 90,000। बता दो क्या होगा? कैपिटल होगा, ठीक। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क मेरे से पीडीएफ ले लीजिएगा, वैसे लिंक में पीडीएफ डला होगा। और बेटा और क्वेश्चन नंबर और हैं क्वेश्चन, परेशान मत हो, दे रहा हूँ। इंसर्ट, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क। नहीं करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी है। 7 के बाद भी और है, 7 के बाद भी है, 7 के बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क। बेटा मैंने कितने क्वेश्चन कराए मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने 1 2 3 क्वेश्चन कराए, बाकी टोटल बेटा आपके पास 6 क्वेश्चन होमवर्क में हैं। कितने क्वेश्चन थे? 6 क्वेश्चन होमवर्क में हैं। अगर लिंक में आपको नोट्स नहीं मिलता है तो 9451506506 पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल एक नई उम्मीद के साथ।